नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश। नहीं सुलझा एसीसी और अंबुजा सीमेंट कारखानों का विवाद, चौथे दिन भी फैक्ट्रियों में तालाबंदी जारी। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के दिए निर्देश। और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 21 दिसंबर को पहुंचेंगे कांगड़ा। जोरावर स्टेडियम में होगा नागरिक अभिनंदन। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जल शक्ति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा को और सुलभ व सुगम बनाने की दिशा में नई सोच व ऊर्जा के साथ कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री को दोनों विभागों की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी अधिकारियों ने दी। एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों में चल रहा विवाद आज भी जारी रहा। ऐसे में इन दोनों ही फैक्ट्रियों में आज चौथे दिन भी तालाबंदी रही। इन दोनों ही सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रबंधन जहां ट्रक भाड़ा कम करने पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रक ऑपरेटर भाड़े में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। नतीजतन इस विवाद को हल करने के लिए अब तक हुए सभी प्रयास विफल रहे हैं। इस बीच मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यों के लिए सीमेंट की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यों के लिए पिछले 4 दिनों से एसीसी बरमाणा और अंबुजा दाड़लाघाट से आपूर्ति बाधित है। उन्होंने कहा कि अल्ट्राटेक बाघा, बघेरी और अंबुजा नालागढ़ से सीमेंट की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि 1,20,000 सीमेंट की बोरियों की आपूर्ति का आदेश अल्ट्राटेक सीमेंट बाघा को दिया गया है। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल डीवीएस राणा ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनियों में तालाबंदी पर चिंता जताई है। राणा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस का पूर्व सैनिक विभाग ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़ा है और सीमेंट कंपनियों को ट्रक ऑपरेटरों के हितों से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। राणा ने सीमेंट कंपनियों से ट्रक ऑपरेटरों की मांगें तुरंत पूरा करने और कंपनियों में तालाबंदी खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों में पूर्व सैनिकों के लगभग 7,000 ट्रक सीमेंट ढुलाई में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एसीसी या अंबुजा सीमेंट में हालात खराब होते हैं तो इसके लिए पूरी तरह अडानी समूह जिम्मेवार होगा। केंद्र व प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से 19 से 25 दिसंबर तक दूसरा सुशासन सप्ताह मनाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों व जिलों की सक्रिय भागीदारी और समन्वय के साथ लंबित जन शिकायतों का निवारण व लोक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि सुशासन सप्ताह के दौरान नागरिक अपनी शिकायतों को समग्र ई समाधान पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और लंबित लोक सेवाओं को डिजिटल अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान नामित प्राधिकारी या सेवा प्रदाता प्राप्त शिकायतों का निवारण और लोक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं जिन्हें मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं।
टोल फ्री नंबर 1945117800 पर भी डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से लिंक प्राप्त होने पर भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। बागवानी विभाग शिमला जिला के बागवानों को इस वर्ष सेब व अन्य फलों के 3 लाख पौधे उपलब्ध करवाएगा। इनमें विदेश से आयात पौधे व रूट स्टॉक भी शामिल हैं। विभाग के उपनिदेशक कर्म सिंह वर्मा ने शिमला में कहा कि पौधों के वितरण का काम इसी महीने के अंत में खंड स्तर पर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन बागवानों को पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन्होंने इसकी मांग की है। इसके बाद अन्य बागवानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पौधे दिए जाएंगे। विभाग इस वर्ष सेब के अलावा नाशपाती, प्लम और चेरी के पौधे भी वितरित करेगा। धर्मशाला के तपोवन में 22 से 24 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार व जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्र के दौरान कुल 3 बैठकें होंगी। जिला कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुशाल शर्मा ने कहा कि सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है। सत्र के पहले दिन प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होगी। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन भी होगा। इस बीच 14वीं विधानसभा के इस पहले सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के बीते लगभग 1 साल के फैसलों की पुनः समीक्षा के आदेश दिए हैं। सरकार के इन आदेशों का भाजपा विरोध कर रही है और इसे सरकार की बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। ऐसे में भाजपा द्वारा इस मुद्दे पर सत्र के दौरान हंगामा तय माना जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद 21 दिसंबर को पहली बार कांगड़ा जिले के दौरे पर धर्मशाला पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री का कांगड़ा जिला के पार्टी कार्यकर्ता व आम जनता जोरावर स्टेडियम में अभिनंदन करेगी। अभिनंदन समारोह के समन्वयक और शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का बतौर मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला का पहला दौरा ऐतिहासिक होगा और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का धर्मशाला आने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पठानिया ने कहा कि अभिनंदन समारोह में जिले भर से पार्टी कार्यकर्ता और आमजन पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू आम जन के लिए संघर्ष से सफलता का आदर्श हैं। चंबा जिला और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अब मौसम की ज्यादा सटीक जानकारी मिल सकेगी। चंबा के जोत में एक्स बैंड डॉपलर रडार ने काम करना शुरू कर दिया है और अगले 15 दिनों में ये रडार पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि ये रडार 100 किलोमीटर की परिधि में मौसम की सटीक जानकारी देगा। ये रडार प्रतिकूल मौसम, वर्षा, हवा की गति व ओलावृष्टि के बारे में लोगों को 3 घंटे पहले ही चेतावनी दे देगा। इससे प्रशासन को आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के अलावा लाहौल स्पीति, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में मौसम की जानकारी भी ये रडार उपलब्ध करवाएगा। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम के लगातार साफ बने रहने और तेज धूप खिलने से इन दिनों दिसंबर में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2016 में प्रदेश में दिसंबर महीने में अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस कारण लोगों को दिसंबर में भी ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा है। राजधानी शिमला में भी आज अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। ऐसे में इस बार भी क्रिसमस और नए साल पर बर्फबारी की उम्मीद न के बराबर है। उधर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में दिसंबर महीने में भी मौसम के साफ बने रहने और नाम मात्र की बर्फबारी होने से किसानों व बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के बिलासपुर और मंडी जिले में इस दौरान कुछ स्थानों पर घनी धुंध छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश। नहीं सुलझा एसीसी और अंबुजा सीमेंट कारखानों का विवाद, चौथे दिन भी फैक्ट्रियों में तालाबंदी जारी। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के दिए निर्देश। और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 21 दिसंबर को पहुंचेंगे कांगड़ा। जोरावर स्टेडियम में होगा नागरिक अभिनंदन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।